नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वह कहता है कि भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह जुड़ेगा कहाँ से। तो जो इकोनॉमी का आपका सेगमेंट है वहां से, और यह जीएस का तीसरा पेपर है। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लिहाज से यह महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इसमें बात क्या क्या कही जा रही है, इसे समझिए। भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इकोनॉमी जब भी हम बात करते हैं ना, तो वह किसी देश के, किसी राज्य के साथ उसको लेते हैं, यानी कि क्षेत्र विशेष की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्षेत्र भारत की हमने बात की है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की गई है। ठीक है, अब यह प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद चर्चा में आ गया है। यहाँ न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन थर्ड मोदी टर्म, यहीं पर यह बात ध्यान से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल अभी एक उद्घाटन समारोह में गए थे, और उद्घाटन समारोह किस चीज का था? तो प्रगति मैदान में भारत मंडपम, ये देख रहे हैं आप, एक विशालकाय भवन तैयार किया गया है और यह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत आधुनिक है। अभी जो G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और सितंबर के महीने में जो यहाँ मीटिंग होने वाली है, तो वह इसी मंडपम में नाम दिया गया है, भारत मंडपम, तो यही होने वाला है। तो अभी ये बन के तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी हाल ही में बुधवार को, बीते बुधवार को यहाँ पर उद्घाटन करने इसका गए थे, तो वहीं पर स्पीच इन्होंने दिया और उस स्पीच में फिर इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर के फिर से जो यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले लोग हैं उनको फिर से सजग और सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हर जगह कुछ ना कुछ नया जो है एक टॉपिक यूपीएससी के लोगों के लिए देते रहते हैं, और इस बार इन्होंने क्या दिया कि भाई अगर हमारी तीसरी टर्म आई, यानी कि अभी 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2024 में इलेक्शन होने वाला है और मुझे तीसरा टर्म मिला एज ए पीएम, तो भारत की जो इकोनॉमी है वह थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में। ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, इसके लिए अब क्या क्या रोड मैप होगा, अब ये तो इन्होंने बातें कह दी, लेकिन यहां से हमारे लिए मुद्दा उभर करके सामने आ गया है। ठीक है, तो यहां से हम अब डिटेल से बात करेंगे यह क्या मुद्दा था, आप समझ गए हैं चर्चा में क्यों रहा। देखिए, करंट अफेयर्स इतना ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इकोनॉमी के बेसिक पे हम आ जाएंगे। अब यहां से पूरी तरह से बातचीत को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी भारत की क्या स्थिति है, अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो भारत जो अभी है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया भर में है। तो टॉप पे है, पहले नंबर पे अमेरिका, और अमेरिका का अगर आप देखेंगे तो 26.85 ट्रिलियन डॉलर के साथ है, और यहां पर तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है चीन दूसरे नंबर पे, जापान 4.5 4.41, आप आंकड़ा देख ही रहे तो मैं एक एवरेज में बोलते चलता हूं, और जर्मनी जो है 4.43 ट्रिलियन में लेकर के चलना है अमेरिकी डॉलर, और भारत जो यहाँ है 5वें नंबर पर आप देखेंगे 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने हाल फिलहाल में ही यूके को पीछे छोड़ा था, फ्रांस को पीछे छोड़ा था, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी, और इटली भी। तो भारत जो है अभी 2014 सब में देखेंगे आंकड़े आप, तो उस वक्त 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ होते गई और नीतिगत सुधार हुआ, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, भारत लगातार, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह बेहतर होती गई, और भारत अभी फिलहाल विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उम्मीद की जा रही है, अब देखिए 3.75 है तो 4.30 है, 4.41 है, तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि भारत इस दोनों को सरप्लस करते हुए आगे निकल जाएगा, और अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरा नंबर पे आ जाएगा, और बहुत जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि 2-4 साल में ऐसा हो सकता है। तो आप देखते हैं बाकी स्थिति, मोदी काल में अर्थव्यवस्था कहां से कहां तक पहुंची है। मोदी काल कहने का मतलब क्या है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं और अभी 2023 आ गया है, तो यहां पर हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। अब मोदी काल कहने का मतलब है, चूंकि प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें यह बात करने की, इनके कार्यकाल को देख लेते हैं कि क्या स्थिति रहा है। देखिए 2014 में जीडीपी जो था, अच्छा ये जो पूरा आंकड़ा हम बात कर रहे हैं ना, वह जीडीपी के टर्म में लेकर के चल रहे हैं, तो जीडीपी भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप आंकड़ों को एक बार देख लीजिए। 2014 में जीडीपी जो था
$2 ट्रिलियन था भारत का। वहीं 2023 में अभी आप देखेंगे तो $3.75 ट्रिलियन, ये अमेरिकी डॉलर है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि पांचवी अर्थव्यवस्था इतने डॉलर के साथ है। तो साल 2014 से लेकर के 2023 के बीच जो है भारत जो है उसका जीडीपी में कुल 83% की बढ़ोतरी देखी गई है और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे यदि जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो। यहां अगर आप स्थिति देखेंगे इस ग्राफ का तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी है और ये बिलियन डॉलर में यह आंकड़ा बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखेंगे 2014 की स्थिति देखिए तो यहां पर 2039 यहां पर बिलियन डॉलर था और हम 23 में हैं तो 3736 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2027 जो है यहां स्टार लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये अनुमानित आंकड़ा है 2027 का। तो यहां पर 5153 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। तो किस तरह से ये ग्राफ बढ़ता चल जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में यहां आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ कि थोड़ी सी मंदी आई। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8-9% की बढ़ोतरी से बढ़ेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ये बताई जा रही थी IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, RBI ने भी कहा। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी कि यह मामला गिरता हुआ नीचे आ गया और तकरीबन 6% के आसपास आकर के रुक गया है। हालांकि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अभी 6% के हिसाब से भी बढ़ोतरी करे तब भी बहुत आराम से आने वाले 2-3 सालों में वह भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिख रहा है। अब क्या क्या ऐसी वजह हो सकती है, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना काल में स्थिति बहुत बिगड़ गई। अब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, यानी कि जो उत्पादन की प्रक्रिया थी वह अवरुद्ध हो गई। और उत्पादन की प्रक्रिया में अगर जब हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए 3 सेक्टर होते हैं। एक एग्रीकल्चर का होगा, दूसरा अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का होगा और तीसरा आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर का होगा। यही 3 है ना। अब यहां पर क्या हुआ, कोरोना के काल में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद हो गया, विनिर्माण का काम बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया में लगा, भारत में भी लगा। साथ ही सेवा सेक्टर पूरी तरह से बंद हो गया। आपकी भी पढ़ाई लिखाई बहुत प्रभावित हो गई होगी। यहां पर कृषि क्षेत्र यहां भारत को बचा लिया था थोड़ा सा, ये दोनों तो निगेटिव में चला गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर, चूंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बचा लेने में कृषि का थोड़ा सा योगदान रहा। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कुछ इस तरह के रफ्तार को मेंटेन किए हुए है। नहीं तो बाकी दुनिया की रफ्तार देखेंगे जीडीपी का तो बहुत खस्ता हालत हो गया है। तो यही कहा जा रहा है कि कोरोना काल में हम इससे काफी प्रभावित हुए। और रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन जो है, सप्लाई और डिमांड का खेल, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। रूस पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगे। रूस से हमारा भी बहुत अच्छा रिश्ता है, आयात निर्यात होता है, ईंधन की जरूरत जो है रूस हमारी पूरा करता है। हालांकि हमारे लिए ईंधन के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा फायदेमंद रहा ये युद्ध, लेकिन बाकी स्थितियों में बहुत स्थिति खराब रही और दुनिया भर के लिए तो रहा ही ये बुरा। और वैश्विक बाजार में मंदी बहुत वजह कह सकते हैं इसके लिए। यूएसए और चाइना का ट्रेड वार भी इसमें एक शामिल हो जाएगा। संरक्षणवाद की नीति यहाँ उभर के आती है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध होगा ही, मांग घट रहा है लगातार। तो इन सब वजहों से क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर मंदी देखी गई। 2023 के साल को वैसे भी मंदी का साल कहा गया। आप जानते होंगे कि भारत की और भारत के अलावा वैश्विक स्तर पर भी जो बड़ी बिग टेक कंपनी है वह अपने एम्प्लॉय की बहुत बड़े तादाद में छटनी भी की है। तो मंदी के साल होने के बावजूद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रफ्तार पे है। हालांकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। तो इन सब चीजों के वजह से जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी देखी गई। भारत जो है पिछले 9 वर्षों में, यहां अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे भारत की स्थिति जीडीपी के लिहाज से, तो पिछले 9 वर्षों में जब से मोदी काल है उसको ले लेते हैं तो यूके के बाद आप रशिया की स्थिति देखिए, फिर आप फ्रांस की स्थिति देखिए, आप इटली की स्थिति देखिए, आप यहाँ पर कनाडा की स्थिति देखिए। इन सभी देशों को भारत ने जीडीपी के लिहाज से अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ते हुए 5वें नंबर पर अपनी स्थान सुनिश्चित कर लिया है। और जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है कि भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी जीडीपी के हिसाब से। तो यह बातें यहां की गई है। अब भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है उसकी बात करते हैं। कई तरह के रिपोर्ट आए हैं, कई तरह के संगठन हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसी में
वैश्विक वित्तीय फर्म जो है मॉर्गन स्टैनली, उसने कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2031 तक भारत की जीडीपी आज की 3.75 ट्रिलियन डॉलर जो अभी की इकोनॉमी है उससे बढ़ेगा और उससे तकरीबन 2 गुना बढ़ जाएगा और उसका पूरा जो आप कह सकते हैं आंकड़ा 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा भारत का जीडीपी की अगर बात करें तो। उस हिसाब से ये अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होने वाली है 2031 तक। तो निश्चित तौर पर जापान और जर्मनी हमसे पीछे छूट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि बनता है तो कुछ बातें और क्या उभर करके सामने आएगी। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने 2022 में ही एक भविष्यवाणी की थी। देखिए, आईएमएफ ने तो यहां तक कहा कि इस मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक रोशनी के किरण की तरह है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं वैश्विक मंदी को दूर करने का एक कारगर उपाय है, एक तरह से वह लाभकारी हो सकती है वैश्विक मंदी को दूर करने में। तो आईएमएफ ने 2022 में एक भविष्यवाणी की थी पिछले साल में, और उसने कहा था कि भारत जो है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जर्मनी और जापान जो भारत से ऊपर की अर्थव्यवस्था है, यानी कि चौथे और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, भारत 5वें की है, तो इसे पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरा नंबर पर पहुंच जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक आंकड़ा दिया, उसने कहा कि वित्त वर्ष 2028 तक भारत इसे अचीव कर लेगा। यदि आप इस आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि किस साल कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत रही है। 2020 से लेते हुए यहां पर आप देखेंगे 2022 तक 3.5 रहा है, थोड़ी सी बढ़ोतरी यहां पर हुआ है 2023 में 3.75 और यहां पर 2024 में 4.2, इसी तरह से बढ़ते हुए 2027 में 5.4 यहां पर ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के आसार हैं। यह आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहां पर देख लीजिए, यानी कि भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है। हम मान गए कि चलिए जर्मनी और जापान तो गए, यानी कि तीसरे नंबर पे तो हम आ गए, लेकिन दूसरा नंबर यानी कि अभी जो चीन का स्थान है तकरीबन कह सकते हैं कि 20 ट्रिलियन के डॉलर के साथ, और अमेरिका का जो स्थान है पहले नंबर पर तकरीबन 25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, तो भारत दूसरे नंबर पर कब तक पहुंच जाएगा। देखिए, इसके लिए अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक ने एक भविष्यवाणी की है, आंकड़ों के आधार पर कहा है कि 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर एक बात की गई है, यहां पर किसको लेकर के कहा गया कि अमेरिका को पीछे छोड़ करके। अब यहां पर समझिए, अभी जो पहले नंबर पर है वो यूएसए है, दूसरे पर कौन है, चाइना है, और तीसरे पर कौन है, इंडिया है। यही मामला है ना। तो अभी जो हालात हैं इसका तकरीबन मान लेते हैं 25 ट्रिलियन, इसका जो है वह 20, और यहां जो है 3.75, यही हालात अभी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 2075 तक, अब 2075 की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत और दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, यानी कि उस समय अमेरिका पहले नंबर पर नहीं होगा, अमेरिका उस वक्त जो है दूसरे नंबर पर आ चुका होगा, और उसे पीछे छोड़ते हुए भारत दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, अमेरिका तीसरे नंबर पर आएगा, और चाइना कहीं ना कहीं उस वक्त नंबर 1 पर पहुंच चुका होगा। तो पढ़ने का यह भी मतलब है, आपको इस तरह से पूरी स्थिति को समझते हुए चलना है। अब देखिए, इस ग्राफ पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, यह अनुमान के आधार पर बनाया गया है कि 2025 तक किस तरह की स्थिति हो सकती है। अब यहां पर आप देखिए, यह इंडिया की स्थिति आप देखिए, यहां पर उस वक्त तक यूएसए का जो हो जाएगा वह 51.5 होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, चाइना नंबर 1 होगा और चाइना की स्थिति क्या होगी, 57 ट्रिलियन हो जाएगा, और इंडिया 52.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, और यूएसए 51.5 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर होगा, और 2070 से आगे बढ़ते हुए 2075 तक की स्थिति ये होगी। हम लोग अगर बहुत अच्छे से स्वास्थ्य का ख्याल रख लेते हैं तो हम लोग भारत की ये स्थिति देख पाएंगे कि दूसरे नंबर पे हम अपने देश को इकोनॉमी में देख पाएंगे। तो यह यहां पर कहने का मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या होता है इसे अब समझ लेते हैं। कट।
अर्थव्यवस्था के बढ़ने का मतलब क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। हम तब से बात कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ होगा और भारत दूसरे नंबर पे पहुंचेगा, तीसरे पे पहुंचेगा, अभी 5वें पे, बहुत सारी हमने बातें की। लेकिन दरअसल इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका हम मेजरमेंट करते हैं कैसे, तो जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आपने पढ़ा होगा, जीडीपी के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब जीडीपी का कहने का क्या मतलब है, इसको यहां पर थोड़ा सा आप सही से समझ लीजिए। हालांकि इकोनॉमी के कई लेक्चर में मैं इसे बता चुका हूं, फिर भी आप इसे समझ लीजिए। जीडीपी कैसे निकलता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझिए। उत्पादन किन किन चीजों का होगा, तो देखिए या तो वस्तु या फिर सेवा, वस्तु और सेवा। ठीक है, और वस्तु और सेवा, यहां पर एक चीज आपको लेके चलना है कि एक कोई ईयर में, ये ले लीजिए। ठीक है, अब एक वित्त वर्ष भी ले सकते हैं या एक निश्चित वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन एक साल का यह होना चाहिए। वस्तु सेवा का यहां उत्पादन होगा और इसका जो अंतिम मूल्य होगा, ध्यान रखना है अंतिम मूल्य की बातें की जा रही है, और ये अंतिम मूल्य कुल होना चाहिए। ठीक है, वस्तु और सेवा जो उत्पादित होगा उसका कुल अंतिम मूल्य एक साल में या एक निश्चित अवधि में जो होगा वह क्या हो जाएगा, जीडीपी। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए, जीडीपी की जब भी बात करेंगे तो यहां पर दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम समय फिक्स कर लेंगे। समय फिक्स करने का मतलब हुआ कि एक साल का हमने फिक्स समय ले लिया। दो चीजें ही हो सकता है, या तो वस्तु होगा या फिर सेवा होगा, तो दोनों ही, वस्तु और सेवा का उत्पादन जो होगा उसका कुल अंतिम मूल्य, दोनों का योग कर दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद जो निकलेगा आंकड़ा वह जीडीपी हो जाएगा। तो इसी से यह तय होगा कि किसी देश का की इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हो रहा है, वह उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, कितने नंबर पे है, क्या स्थिति चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जीडीपी में यदि बढ़ोतरी होता है तो क्या होगा, मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था बढ़िया कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो जो विदेशी निवेश आएगा, बाहरी कंपनियों को लगेगा कि इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि यहां व्यापार करना सुगम है। इसके अलावा यदि विदेशी कंपनियां यहां आती है, मान लीजिए, और व्यापार बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर नौकरियां बढ़ेंगी, यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो बेरोजगारी कम होगी। और भारत तो वैसे भी युवाओं का देश है, तो यहां पर नौकरियां ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसीलिए भी इसकी आवश्यकता होगी। अब यहां पर एक बात आता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अभी तक हमने जीडीपी पर बात किया था, लेकिन अब हम पर कैपिटा इनकम को लेकर के बात करते हैं। और कहा यह जाता है अर्थव्यवस्था में कि यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, तो भले ही जीडीपी कितनी भी अच्छी हो, उसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं हो सकती। और भारत के संदर्भ में यह बात सही भी साबित होता है। यदि आप देखेंगे तो जीडीपी के मामले में हमारा देश बहुत समृद्ध है। अभी 5वें नंबर पर है, हम बात कर रहे हैं कि 25 तक जाते जाते हम पहुंच जाएंगे, तीसरे नंबर पर 75 तक दूसरे नंबर पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कभी ये देखिए कि आम नागरिक पर कैपिटा इनकम को देखता है, और पर कैपिटा इनकम में हमारी स्थिति क्या है कि हम टॉप के 100 देशों में भी नहीं आते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब होगा, इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए, यानी कि देखिए उस देश का जीडीपी क्या होगा। हमने जीडीपी निकाल लिया, तो जीडीपी निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। तो उस देश का जीडीपी टोटल कितना है, और फिर उस देश की कुल आबादी कितना है। ठीक है, यह जो निकल के आएगा वही होगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि जो भी जीडीपी होगा उसको डिवाइड कर देना है पॉपुलेशन से। यदि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है पर कैपिटा इनकम कम होगा। ठीक है, और पॉपुलेशन कम हुआ तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। यही कारण है कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं उसके मुकाबले भी भारत का पर कैपिटा इनकम कम है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और इसलिए कहते हैं कि आबादी को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि असल विकास जो है, समृद्धि जो दिखेगा पर कैपिटा इनकम से दिखेगा। आम आदमी की समृद्धि इसी से पता चलेगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर पॉपुलेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पे है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, और पर कैपिटा की स्थिति में वह 100वें नंबर तक भी में नहीं आता है। इसकी दो वजह हो सकती है, जैसा कि पहले ही कहा कि एक बड़ी आबादी भारत के पास है, दूसरा है कि असमान वितरण है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है और किसी को खाने के लिए अगर सुबह खाया है तो रात क्या खाएगा उसकी भी उसे फिक्र लगी रहती है।
ऑक्सफैम ने के मुताबिक एक रिपोर्ट आया था। तो ऑक्सफैम ने कुछ भारत की ये जो असमान वितरण है संपत्ति का, उसको लेकर के एक आंकड़ा दिया और वह कहा कि भारत के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं तो कितनी ज्यादा असमान वितरण यहाँ है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम यहाँ का बहुत कम है। ठीक है, अब यहां देखिए पड़ोसी देशों की तुलना में हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, भारत उसमें पीछे है। इसका कारण मैंने आपको पॉपुलेशन का बताया था। ठीक है, और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि यहां पर कैपिटा इनकम जो होगा जीडीपी बाय पॉपुलेशन। ठीक है, यदि पॉपुलेशन ज्यादा तो पर कैपिटा इनकम कम। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए और फिर इस ग्राफ को समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा। श्रीलंका की अगर आप स्थिति देखेंगे, यह आंकड़ा जो है अमेरिकी डॉलर में है। ठीक है, तो श्रीलंका की यदि आप स्थिति देखेंगे और वर्ष 2022 के आंकड़े हैं, तो यहां पर देखिए वार्षिक तौर पर 3554.4 अमेरिकी डॉलर यहां पर यह स्थिति बन के आता है पर कैपिटा इनकम में। इसी तरह भूटान का देखिए काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भूटान का पॉपुलेशन कम है, बांग्लादेश का पॉपुलेशन कम है, श्रीलंका का बहुत पॉपुलेशन कम है। भारत की स्थिति में यहां जाकर के समस्या खड़ी होती है कि केवल भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, 2388 अमेरिकी डॉलर। इसका कारण क्या है कि भारत का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, 130 करोड़ से हम लोग ऊपर निकल चुके हैं, संसाधन तो उतना ही है। ठीक है, जीडीपी में उस लिहाज से तो ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, जीडीपी में उस लिहाज से ग्रोथ हो नहीं रहा है, बल्कि ग्रोथ कम ही होता जा रहा है जीडीपी का, और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको डिवाइड करके जो आंकड़ा आएगा तो फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो कम ही आता जाएगा। तो यही ये ग्राफ बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? बन तो जाएगा, या दूसरी अर्थव्यवस्था मान लीजिए, या दुनिया भर की कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वह किन फैक्टर पे डिपेंड करती है कि ये चीजें बेहतर होनी चाहिए तो वह समृद्ध अर्थव्यवस्था बनेगा। देखिए यहां पर तेजी से बढ़ती जो है, भारत के संदर्भ में देखें तो आबादी से कार्यशील जनसंख्या में इजाफा करने की जरूरत है। यानी कि 15 से 59 साल की जो ये आयु है, ये कार्यशील आयु होता है। तो यहां पर जब बढ़ोतरी हो जाएगा, ये लोग काम करेंगे, यहां पर इन्हें रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगा, तो ये क्या करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान होता चला जाएगा। अब इसके लिए इस जो कार्यशील आयु को है ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ठीक है, स्किल आना चाहिए, इनको हुनर आना चाहिए ताकि ये कामकाज कर सके, इन्वेस्टमेंट इनके तरफ आए, यानी कि स्टार्टअप वगैरह ये कर सके। और आधारभूत संरचना, किसी भी देश के विकास के लिए वहां की आधारभूत संरचना का बेहतर होना बहुत जरूरी है। आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य समझते हैं, कि रोड बढ़िया हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अच्छा हो, वाटर सप्लाई हो वहां पर, तो ये सब चीजें जो है आधारभूत संरचना के तहत आती हैं। और यह बेहतर होगा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी अपने आप बढ़िया होने लग जाएगी, क्योंकि वहां इन्वेस्ट होने लग जाएगा। उसके बाद जो है हम कहते हैं कि भारत का जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, द्वितीयक क्षेत्र, वहां पर बहुत काम नहीं हुआ। हम एग्रीकल्चर से सीधा जंप करके टर्शियरी सेक्टर पे चले गए, सर्विस सेक्टर पे। तो यहां पर छूट क्या गया हमारे लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, विनिर्माण का सेक्टर था, वहां पे हम बहुत काम नहीं कर सके। तो वहां पर बहुत अभी संभावनाएं मौजूद है, तो द्वितीयक क्षेत्र में भारत को काम करना पड़ेगा। और कृषि क्षेत्र पे हम काम तो कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। और भारत की कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर। अभी मानसून चल भी रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा देखते ही है मानसून की स्थिति। तो भारतीय कृषि जो है डवाडोल रहती है मानसून की वजह से। तो यहां पर कृषि में टेक्नोलॉजी को लाना बहुत जरूरी है। परंपरागत रूप से हम लोग खेती कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या लगातार यहां बढ़ती चली जा रही है और संसाधन तो उतने ही हैं या कम होते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। और ऊर्जा, जहां भी, वैसे भी ऊर्जा टॉपिक आपको कहीं भी मिले ना, यूपीएससी के लिहाज से बहुत बेहतर होता है, पढ़ लिया कीजिए। और खास करके जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात आए तो यह आपके लिए और इंपॉर्टेंट होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर हमें ध्यान देना होगा, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, इन सब चीजों पे हमें फोकस करना होगा। ठीक है,
और वित्त प्रौद्योगिकी की बात की गई है। वित्त प्रौद्योगिकी करने का मतलब है आप एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की बात समझिए। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत यहां पर है। मान लीजिए कोई एमएसएमई सेक्टर है, वहां पर उसको रोजगार करना चाह रहा है व्यक्ति, तो बैंक उसको प्रॉपर लोन दे। ठीक है, तो ये सब चीजें वित्त प्रौद्योगिकी के अंदर आ जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के बातें की गई है। निश्चित तौर पर जब देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी ना एसडीआई बेहतर होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसका एक पैरामीटर स्वास्थ्य है ना, शिक्षा भी है। तो यहां पर अगर एसडीआई को बेहतर करना है तो स्वास्थ्य को बेहतर करना होगा आपको। पर्यटन आज के समय में एक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। जैसे आप गल्फ कंट्री का देखेंगे, आप वहां पर यूएई का देखेंगे, आप सऊदी अरबिया का देखेंगे, आप दुबई का देखेंगे, उनके पास क्या है, बहुत बाकी चीजें तो नहीं है, लेकिन उसके पास पर्यटन है। उन्होंने पर्यटन पर फोकस किया, दुनिया भर के निवेश को आकर्षित कर लिया अपने तरफ। तो भारत के पास अपार संभावना है, बहुत सारे ऐसे पौराणिक शहर हैं भारत के पास। अगर बेहतर ढंग से वहां पर स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो सेकेंडरी पे तो काम करना जरूरी है ही, साथ ही टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर जो है उसको भी लगातार बढ़ाते रहना होगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। ये एफडीआई जो है इसे लगातार आप लेकर के आते चलिए। एफडीआई आज का होमवर्क मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। तो एफडीआई के बारे में आप क्या जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो विदेशी निवेश आप अपने तरफ आकर्षित करते चलिए ताकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, आपके यहाँ निवेश हो तो रोजगार के भी साधन यहाँ पर हो सके। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है। जब से प्रधानमंत्री आए हैं व्यापार सुगमता की बात करते रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई लाल फीताशाही वगैरह जो है इसको थोड़ा कम कीजिए। लाट साहिब वाली जो बातें हैं कि आप फाइल पे को लटका रहे हैं, आप 80 मंत्रालय से जाकर के फाइल साइन होके आ रहा है, इसमें क्या होता है कि ये जो निवेशक हैं ये परेशान हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये निवेश करते नहीं। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा। तो इन सब चीजों को यदि करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, ये आखिरी सत्य नहीं है, बहुत सारी और बातें हैं। तो इन सब चीजों को करते हैं तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी क्या होगी, सुदृढ़ होगी और सुदृढ़ के साथ विकसित भी होगी। सुदृढ़ करने का मतलब है अर्थव्यवस्था बढ़िया होगा। ठीक है, यानी कि जीडीपी के लिहाज से, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से अच्छा होगा। और विकसित कहने का मतलब है कि जब एसडीआई की हम बात करेंगे, ओवरऑल गुणवत्तापूर्ण जीवन आएगा, हमारे जीवन में विकास होगा। तो एसडीआई की बात यहां पर की जा रही है। तो पूरा डिबेट हमने इस चीज को देख लिया है। अब इसी पर संबंधित एक प्रश्न है और प्रश्न का जवाब मैं जैसा कि देता नहीं हूं, आप ही जवाब देते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर आईएमएफ की बात की जा रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2028, 27, 29, 25। ध्यान देना है, ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ अलग कहा है, अलग रिपोर्ट क्या कहा है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है कि पूछा क्या गया है। तो आईएमएफ ने क्या कहा है उसके हिसाब से 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको जो भी विकल्प सही लगे कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए। वैसे भी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।